अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे मेडिसिन के ब्लॉक 8 की ओएसपी। मेडिसिन में फीवर के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और भी सब कुछ सिर्फ फीवर के रिलेटेड है, जो कि प्रैक्टिकल के एलोस में है। थियरी के एलो में बैक्टीरिया वायरसेस की डिजीजेज हैं, तो वो पैथो में हो जाएंगी। उसके साथ ये है कि साथ में मैनेजमेंट कर लें, क्योंकि मेडिसिन में मैनेजमेंट पूछ सकते हैं। तो इस तरह एक तो ये वीडियो देख लें और साथ में नोट्स पढ़ लीजिएगा, तो ये स्टेशन इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ पेशेंट विद फीवर। सबसे पहले ये ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो हिस्ट्री के अंदर होते हैं। बायोडाटा होता है, ये तो पता ही है, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, मेरिटल स्टेटस और ऑक्यूपेशन। चीफ कंप्लेंट्स होती है जिसके साथ वो अभी इस वक्त आया है। अगर उसको कोई 2 दिन पहले थी और अब ठीक हो गया वो कंप्लेन, तो वो नहीं लिखेंगे, जो अभी अभी है ना उसको वो लिखेंगे सिर्फ। उसके बाद जो उसको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं उसकी हिस्ट्री लिखेंगे, डिटेल्स लिखेंगे आगे, वो आपको मैं आगे बताती हूँ। ये जो 2 पॉइंट्स है ना, चीफ कंप्लेन या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस वाला, ये दोनों पॉइंट्स हिस्ट्री के अंदर चेंज होंगे। बाकी सारी मेडिसिन में हमने जैसे ब्लॉक 7 में की थी ना, वैसी होगी सारी चीजें, तो यहाँ पे फिर मैंने इतनी डिटेल नहीं लिखी। उसके अलावा पास मेडिकल और सर्जरी हिस्ट्री, कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा, कहीं कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं करवाया था कुछ भी। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, कोई ऐसी डिजीज तो नहीं जो फैमिलीज में होती है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऐसी कोई डिजीज तो नहीं है। उसके अलावा सोशल हिस्ट्री, सिस्टेमिक हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, ये सारी जो पूछ लेनी है, जैसे कि हमने मेडिसिन की ब्लॉक 7 की ओएसपी में की थी। लेकिन जब आपने बायोडाटा पूछ लिया, उसके बाद चीफ कंप्लेंट्स जो होंगी ना, उसमें वो फीवर के रिलेटेड कुछ कंप्लेंट्स बताएगा। उसके बाद तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में हमने सॉक्रेट्स नहीं पूछना, फीवर के लिए हमने ये चीजें पूछनी है। सॉक्रेट्स जो था वो पेन के लिए था, अगर उसको फीवर के साथ पेन भी है तो तब पूछेंगे, लेकिन अगर सिर्फ फीवर की हिस्ट्री आ रही है तो ये पूछेंगे। सबसे पहले ऑनसेट, कब स्टार्ट हुआ फीवर? अचानक से स्टार्ट हो गया कि पहले थोड़ा थोड़ा था फिर ज्यादा हो गया? ग्रेजुअल ऑनसेट हुआ। ड्यूरेशन, कब से है, कितने घंटे, कितने दिन, कितने वीक्स से है? कभी कभी तो ऐसा होता है थोड़ा थोड़ा चल रहा है और वीक्स तक रहता है। उसके बाद पैटर्न क्या है, पैटर्न किस तरह के होते हैं? इंटरमीडिएट, कॉन्टिन्यूस, रेमिटेंट, रिलैप्सिंग फीवर। अब ये पैटर्न कैसे होते हैं ये पहले हम देख लेते हैं इनकी डेफिनेशंस, फिर आगे चलते हैं। तो देखें, जो कॉन्टिन्यूस फीवर होता है ना, उसके अंदर टेम्परेचर अबव नॉर्मल रहता है थ्रू आउट द डे। कभी भी वो ठीक नहीं हो रहा, कभी भी वो नॉर्मल के ऊपर नहीं जा रहा है। बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री, उससे अबव ही होगा। सिर्फ इतना फ्लक्चुएट करता है कि लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस फ्लक्चुएट करता है, तो इतने का तो हमें पता ही नहीं चलता। यानी कि बॉडी के टेम्परेचर से हाई है तो कॉन्टिन्यूस होगा थ्रू आउट द डे। ऐसे नहीं हो रहा कि सुबह है शाम है, नहीं, सारा दिन सारी रात एक जैसा ही रहता है, हाई रहता है बॉडी के टेम्परेचर से, तो उसको हम कहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस फीवर है। फिर आ जाता है रेमिटेंट फीवर। इसमें क्या होता है? लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस फ्लक्चुएट करता है, इतना कि हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जो रेमिटेंट फीवर होता है वो फ्लक्चुएट करता है मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस। कॉन्टिन्यूस जो था वो सिर्फ लेस देन 1 डिग्री था। यानी कि ऐसे समझिए कि किसी को फीवर है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसका टेम्परेचर वो 102 हो गया और फिर 102 ही रहा, नॉर्मल नहीं हुआ। लेकिन जो रेमिटेंट फीवर है उसमें कभी 104 हो रहा है, कभी 103 हो रहा है, तो ये होगा रेमिटेंट फीवर, लेकिन नॉर्मल नहीं हो रहा, दोनों में ही नॉर्मल नहीं हो रहा। फिर आ जाते हैं इंटरमीडिएट फीवर। इंटरमीडिएट फीवर ऐसा होता है जैसे हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, कुछ घंटे दिन के रहेगा और फिर ठीक हो जाएगा। फीवर प्रेजेंट फॉर सम आवर्स ऑफ द डे और फिर रिटर्न टू नॉर्मल हो जाएगा। 24 आवर्स में किसी टाइम के ऊपर रिटर्न टू नॉर्मल हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे कि ये इंटरमीडिएट फीवर है। फिर आ जाती है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर ऐसा होता है जैसे कुछ दिन बुखार है, एक हफ्ते से किसी को बुखार है, 2 दिन रहा है, फिर एक दिन ठीक हो गया, फिर 2 दिन रहा है, फिर एक दिन ठीक हो गया, ऐसे कुछ डेज वीक के ठीक रहता है, बिल्कुल ठीक रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, और कुछ में फीवर होता है, तो ये होता है रिलैप्सिंग फीवर। फिर आ जाती है स्टेप लेडर फीवर। स्टेप लेडर फीवर ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, पहले थोड़ा 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 होता है, जैसे टाइफाइड में होता है। तो ये हो गए फीवर के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के फीवर होते हैं, तो ये पूछ लेना है कि फीवर आपको है किस तरह का। फिर हमने ऑनसेट भी पूछ लिया, ड्यूरेशन भी पूछ ली और पैटर्न भी पूछ लिया। फिर हमने पूछ लिया पीक टेम्परेचर, अगर उसके पास थर्मामीटर है और उसे चेक किया है तो कितना हाई हुआ है, 104, 103, 102, कितना हाई हुआ है टेम्परेचर, तो वो पूछ लेना है। उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स, फीवर अकेला तो नहीं होता कि बस बॉडी का टेम्परेचर हाई हुआ है, फीवर के साथ फ्लू हो सकता है, हेडेक हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो पूछ लेना है कि आपको फीवर के साथ कुछ और तो नहीं है।
अपने इसमें लीडिंग क्वेश्चन नहीं करने होते। जैसे अगर आप पूछेंगे आपको हेडेक तो नहीं है, उसको नहीं होगा तो भी वो कह देगा हाँ शायद हो रहा था ऐसे ऐसे। आपने पूछना आपको हो क्या रहा है इसके अलावा, तो फिर वो आपको सही से बताएगा कि इसके साथ साथ क्या हो रहा है मुझे। फिर है सिवियरिटी और प्रोग्रेशन, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है या सेम इंटेंसिटी, जब हुआ था उस वक्त कितना था और अब कितना ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है या एक जैसा ही है, तो ये भी पूछ लेना है। ट्रीटमेंट को आपने पहले ट्रीटमेंट लिया, ऐसे ही होता है कि फीवर होता है तो पहले कुछ घर में ले लिया होता है, पैराडोल अमोक्सिलिन कुछ भी ले लेते होते हैं, एंटीबायोटिक्स भी ले लेते होते हैं। तो पूछ लेना है कि आपने इससे पहले कुछ लिया था, एंटीपायरेटिक्स एंटीबायोटिक्स या कोई और भी मेडिकेशन, तो ये भी पूछ लेना है। तो ये होगी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, ऑनसेट ड्यूरेशन पैटर्न पीक टेम्परेचर एसोसिएटेड सिम्टम्स सिवियरिटी और ट्रीटमेंट। ये आएगा किसमें, ये आएगा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के अंदर। बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपने पहले जैसे करनी है जैसे ब्लॉक 7 में मेडिसिन की ओस्पिम की थी। फिर आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन। पहले हमने फिजिकल एग्जामिनेशन जनरल किया था हर तरह के डिजीज के लिए, लेकिन अब हम करेंगे उस पर्सन का जिसको फीवर है। तो हमें क्या क्या नजर आ सकता है, जो उसकी जनरल अपीयरेंस होती है वो ऐसे नजर आएगा जैसे बीमारी है, इल लुकिंग या टॉक्सिक अपीयरेंस होगी, रेस्टलेसनेस होगा, बेचैनी सी हो रही होगी उसकी, और फटीग होगा, लेथार्जी हो रही होगी, और डिहाइड्रेशन, ड्राई म्यूकोजा होगा, स्किन टर्गरपोर होगा, ड्राई स्किन हो रही होगी। तो ये उसकी जनरल अपीयरेंस हो सकती है जो कि पेशेंट है फीवर का। हमने जनरल अपीयरेंस देख ली, नोट कर लिया कि उसको इनमें से कोई मसला तो नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो एबनॉर्मल हो, नॉर्मल से हटके हो, जैसे उसको डिस्निया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसे बैठा हुआ है, कैसे अपीयर कर रहा है, वो सब कुछ हमने देख लेना है। फिर आ जाते हैं वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर। थर्मामीटर लगाएंगे, बॉडी का टेम्परेचर यूजुअली हाई होगा 38 डिग्री सेल्सियस से, क्योंकि नॉर्मल कितना होता है 37, तो फीवर में टेम्परेचर हाई होगा। पल्स भी टैकीकार्डिया होगा, नॉर्मल पल्स कितनी होती है 60 to 100 बीट्स, अब उसकी 120 हो सकती है 125 हो सकती है, तो पल्स भी हाई होगी, टैकीकार्डिया होगा। रिस्पायरेटरी रेट, सांस भी वो तेज तेज ले रहा होगा, तो नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट कितना होता है 12 to 20 प्रेस पर मिनट, और इसके अंदर रिस्पायरेटरी रेट भी इंक्रीज करेगा। फिर आ जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है 120/85 मिलीमीटर मर्करी, तो ये हाइपोटेंशन होगी, इसके अंदर ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। है, अगर उसको इन्फेक्शन है तो इसके अंदर हाइपरटेंशन हो सकती है ब्लड प्रेशर, लेकिन हाइपरटेंशन भी हो सकती है। अब कोई ऐसा बंदा हो जिसको बीमारी हाइपरटेंशन की हो, उसको भी तो फीवर हो सकता है ना, तो ब्लड प्रेशर हाई भी आ सकता है। फिर आ जाता है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। हमने बाकी सारी चीज़ें देखी, एनीमिया हो सकता है उसको, अगर वो येलोइश नज़र आ रहा हो, उसका स्किन टोन येलो हो, तो हमें तो उसको पेलर हो सकता है। उसके बाद इक्टेस यानी कि जॉन्डिस हो सकता है। अगर जॉन्डिस होगा तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में हेल्प होगी कि उसको लिवर डिजीज हो सकती है, हेमोरेसिस हो सकता है। उसके बाद साइनोसिस, अगर वो ब्लू नजर आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि उसको ऑक्सीजन की कमी है, हम उसको ऑक्सीजन देंगे, तो हाइपोक्सिया को इंडिकेट करती है साइनोसिस। क्लबिंग होगी फिर नेल्स की, क्लबिंग चेक कर लेंगे, दोनों फिंगर्स के नेल को ज्वाइन करेंगे, अगर स्पेस होगी तो नॉर्मल है, अगर स्पेस नहीं होगी तो यानी कि उसको क्लबिंग है, ये भी इन्फेक्शन के अंदर हो सकती है। उसके अलावा लिम्फ एडिनोपैथीज, अब हम लिम्फ नोड्स को पैल्पेट करेंगे, जैसे नेक में है सब मैंडल सब मैंडिबुलर वगैरह, इनको पैल्पेट करेंगे तो ये इनलार्ज हुए होंगे, या एक्सरा के लिम्फ नोड्स इनलार्ज हुए होंगे, तो ये चेक कर लेना है। फिर एडिमा, लेग और फुट स्वॉलन होगी, एडिमा होगा। एडिमा कैसे चेक करते थे, पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा, प्रेस करके देखते थे, अगर स्किन वहाँ ही प्रेस रहे तो एडिमा है, पिटिंग एडिमा, अगर वो वापस आ रही है तो एडिमा नहीं है, प्रेस हो रही है अगर स्किन तो पिटिंग एडिमा होगा, अगर नहीं हो रही तो नॉन पिटिंग एडिमा होगा। तो एडिमा चेक कर लेना है। ये इसके अंदर ऐसा होता है कि फ्लूइड रिटेंशन हो रही है, तो एडिमा किस केसेस में हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के अंदर होता है, तो ये भी हमें पता चल जाएगा जब हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये चीज़ें चेक कर ली। फिर उसकी स्किन देखनी है, स्किन के ऊपर कहीं रैशेस तो नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे मकुलर पॉपुलर रैश होती है मीजल्स के अंदर, वो देख लिया। पेटिक्यो और पर्परा तो नहीं है जैसे डेंगू में होता है। उसके बाद स्वेटिंग या फ्लश स्किन तो नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको पसीने तो नहीं छूट रहे। उसके अलावा इंसेक्ट बाइट मार्क्स या वुंड, कभी कभी ऐसा होता है कोई कीड़ा काट जाता है, कोई मच्छर काट जाता है, कुछ ऐसी हो सकती है, कोई चोट लग सकती है, इस वजह से भी हो सकता है। जैसे चोट लगी, रोड एक्सीडेंट हुआ, उसने टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगाया और क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी जो है वो ग्रो कर गया बॉडी में, तो इस तरह के केसेस हो सकते हैं, तो ये चीज़ें चेक कर लेनी है। फिर आ जाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन। जब हम रिस्पायरेटरी सिस्टम चेक करेंगे,
हम स्टेथोस्कोप लगा के चेक करेंगे, अगर हमें क्रैकल्स मिल रहे हैं, ऐसी खड़क खड़क की आवाज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब है उसको निमोनिया हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा लाउड लाउड आवाज़ें आ रही हैं, ब्रेथ साउंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ आ रही है, तो इनको हम कहते हैं ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स। तो ये लंग कंसोलिडेशन, यानी कि जो लंग्स है ना, उसमें वो फ्लूइड कैविटी में होते हैं, वहाँ पे फ्लूइड होता है। अब फ्लूइड नहीं है, वहाँ पे ब्लड या पस आ गई है, तो इस वजह से हमें ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड सुनाई दे रही है। उसके बाद आ जाती है ब्रेथ साउंड डिक्रीज कर गई है, सांस ले रहा है वो, लेकिन आवाज़ बहुत कम आ रही है, हमें जैसे नॉर्मल आती है वैसे नहीं आ रही। तो ये किन केसेस में हो सकता है? अगर फ्लूइड इफ्यूजन हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो गया। तो डिस्पैरिटी सिस्टम चेक कर लिया, सबसे पहले अपीयरेंस देखी थी, फिर वाइटल साइंस देखे थे, फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन किया था, स्किन एग्जामिनेशन और डिस्पैरिटी सिस्टम एग्जामिनेशन हमने पल्स चेक की थी। उसमें हमें पता चला था कि टैकीकार्डिया हो सकता है, बीपी चेक किया था, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में उसको टैकीकार्डिया हो सकता है, तेजी तेजी से सांस ले रहा होगा, दिल तेजी से धड़क रहा होगा उसका। और उसके अलावा हमें हार्ट मर्मर्स भी सुनाई देते हैं, जो नॉर्मल हार्ट साउंड्स होती है, जो एओर्टिक पल्मोनरी वेल पे हम रख के स्टेथोस्कोप चेक करते हैं, वो नॉर्मल हार्ट साउंड्स होती हैं S1 S2, लेकिन इसके अंदर एडिशनल भी हार्ट साउंड्स सुनाई दे रही होंगी। उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, हिपैटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, जैसे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के सारे स्टेप्स करते हैं ना, वो कर लेंगे तो उसको हमें हिपैटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली मिल सकती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एग्जामिनेशन करेंगे, नेक स्टिफनेस हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होती है जैसे नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस के अंदर। फिर कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो सकती है, यानी कि वो बेहोश हुआ पड़ा है। फोटोफोबिया हो सकता है, जैसे लाइट में जाता है तो उसको आंखों में डिस्कम्फर्ट सी फील होती है, आगे खोल नहीं सकता। और उसके बाद आ जाते हैं मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन, जॉइंट्स चेक कर लेंगे कि कहीं जॉइंट पेन तो नहीं है, इसकी वजह से तो नहीं फीवर हुआ हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके चेक कर लेनी है। अब वहाँ पे तो पेशेंट पता नहीं होगा कि नहीं, सुनाना ही होगा, तो सारी चीज़ें बता देंगे कि ये चीज़ें हम चेक करेंगे अगर फीवर का पेशेंट आ जाता है तो उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। फिर नेक्स्ट एलो है लेबोरेटरी टेस्ट कौन कौन से कराएंगे फीवर में। लेबोरेटरी टेस्ट के पास नेम भी आते हो तो काफ़ी हो जाएंगे। सीबीसी करा लेंगे कि कहीं उसको एनीमिया तो नहीं है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो नहीं है, न्यूट्रोपिनिया वगैरह सारा कुछ हमें पता चल जाएगा, तो हम उससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं कि एनीमिया है तो कौन से वाला है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो क्यों हो रहा है, प्लेटलेट क्यों कम है, तो सीबीसी करा लेंगे। उसके अलावा होमो कल्चर, ब्लड कल्चर करा लेंगे। ब्लड कल्चर क्यों कराते हैं? बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए कि कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके बाद यूरिन टेस्ट करा लेंगे, बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में क्या आ जाता है, लेप्टीज आ जाते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट आ जाते हैं। ब्लड स्मीयर चेक करा लेंगे, ब्लड स्मीयर करा लेंगे जैसे कि मलेरिया पैरासाइट की डिटेक्शन के लिए, एक्सरे और सिटी स्कैन करा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी हमारी लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर। इनके पास नेम भी पता हो तो काफ़ी है, क्योंकि इतना सा ही टाइम होता है कि उनको बस कुछ ना कुछ बताना होता है। वैसे में छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये चीज़ें बस नेम भी पता होगा तो ठीक है कि हम फीवर का अगर डायग्नोसिस करा रहे हैं तो हमने कौन कौन से टेस्ट कराने हैं। फिर हमने टेस्ट करा लिए, अब हमें क्या क्या मिल सकता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ उसका, तो उसकी ल्यूकोसाइटोसिस होगी, व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज करे होंगे। जैसे हमने व्हाइट ब्लड सेल के इंडेक्सिस में पढ़ा था, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो ल्यूकोसाइटोसिस होगी, व्हाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज कर जाएंगे। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स डिक्रीज करें तो ये डिटेक्ट करता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन है और सेप्सिस है। उसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगर प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, प्लेटलेट्स कब कब कम होते हैं ये तो सबको पता होगा कि डेंगू के अंदर प्लेटलेट कम हो जाते हैं, इसके अलावा मलेरिया में भी होते हैं और स्पिन इन्फेक्शन में भी प्लेटलेट कम हो सकते हैं, तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन आ सकती है। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जैसे देखें ESR और CRP रेज आ सकता है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कोई इन्फ्लेमेशन है, जैसे सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी वास्कुलाइटिस, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो ये भी पता चल जाएगा। उसके बाद ब्लड कल्चर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जस्ट एक्स्ट्रा इन्फिल्ट्रेट नमोनिया हो सकता है। मलेरिया पैरासाइट पॉजिटिव आ रहा है तो मलेरिया की डायग्नोसिस, अगर मलेरिया का पैरासाइट पॉजिटिव आ रहा है तो मलेरिया उसको हुआ है। तो ये होगी हमारी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स। फिर आ जाते हैं फीवर के अंदर हमने अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस देने हो तो क्या क्या हम लिख सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं कि उसको वायरल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, वही सारी चीज़ें। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, एंडोक्राइन अदर काजेस हो सकते हैं और मेलिग्नेंसीज भी हो सकती है ल्यूकीमिया लिम्फोमास के अंदर। तो जो जो नाम याद रहे या सिर्फ वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कह देंगे तो भी ठीक हो जाएगा कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस की फीवर के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर हमें पता चल गया कि उसको फीवर है, अब हमने उसको देना क्या क्या है, मैनेजमेंट हमने उसको कैसे करनी है। फ्लूइड्स देंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो रहा है,
जैसे किसी को अगर डायरिया होगा तो वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होगा, तो फ्लूइड्स दे सकते हैं। एंटीपायरेटिक पेन भी होता है तो पैरासीटामोल दे देंगे फीवर के लिए। बेड रेस्ट कहेंगे उसको करें। वाइटल साइंस को मॉनिटर करते रहेंगे और उसके बाद एंटीबायोटिक्स एंटीवेनेरियल दे देंगे। जो भी हमें पता चला कि क्या है, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मलेरिया है, जो भी पता चला हमें टेस्ट कराने के बाद, तो हम उसको एंटीबायोटिक या एंटीमलेरियल दे देंगे। फिर हम रीअसेसमेंट करेंगे, बार बार चेक करते रहेंगे कि बुखार ठीक हो रहा है या नहीं ठीक हो रहा, ये ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो चेक करते रहेंगे। फिर जब हमने पेशेंट को सारा कुछ कर लिया, सारा टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, तो हमने रिपोर्ट तैयार करनी है। तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है, चीफ कंप्लेंट्स लिखनी होती है कि इस तरह वो पेशेंट हमारे पास आया था, उसको से बुखार था, साथ नोजिया था, वॉमिटिंग थी। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के अंदर हम लिखेंगे कि उसकी डिटेल्स लिख देंगे, जो हमने सारा किया था, ऑनसेट, ड्यूरेशन, पैटर्न वगैरह सारा कुछ फीवर का चेक किया था। इन्वेस्टिगेशन बता देंगे, डायग्नोसिस कर लेंगे, असेसमेंट ऑफ पेशेंट कंडीशन, मैनेजमेंट प्लान। अगर ये वाला एलो आया ना, तो इसके अंदर हमें कोई कंप्लेंट्स वगैरह दी होंगी या कोई ऐसा सिनेरियो होगा जिसमें कंप्लेंट्स होंगी, सब कुछ होगा, इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस हुआ होगा। हमने बस एक लिस्ट तैयार करके देनी है कि ये चीज़ें इस सिनेरियो के अंदर हैं। तो मेडिसिन के एलोस में तो यही था। आप ओएसपी आई की तो देखेंगे कि बैक्टीरिया वायरल डिजीजेस में से तो नहीं कुछ दे रहे, लेकिन अगर बैक्टीरियल वायरल डिजीज में से भी कुछ दें तो वो पैथो में हो जाएंगी। सिर्फ उसके साथ ये है कि मैनेजमेंट आ सकती है, तो मैनेजमेंट भी कर लीजिएगा। दैट्स इट।